Fourth unit of physics is completed. Work energy power complete hai. Today we are starting the fifth unit of physics, and name of the unit is system of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. अब देखिए बेटा, इस यूनिट में वी विल स्टडी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पार्टिकल्स आप सबको पता है, रोटेशनल मोशन हम स्टडी करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन हम स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हम स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंदर आप लोग अगर प्रदीप को फॉलो कर रहे हो तो 2 चैप्टर्स हैं आपके पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप सब लोग प्रदीप से ही फॉलो कर रहे हो तो 2 चैप्टर्स के अंडर हम इस यूनिट को स्टडी करने वाले हैं। और इस यूनिट में हम जो स्टडी करेंगे, आज थोड़ा सा इसका बेसिक्स देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे, ताकि आप थ्रू आउट द यूनिट उन टर्म्स को हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उन टर्म्स को समझना सबसे जरूरी है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आज जैसे यूनिट का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पे एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यूज करेंगे, ठीक है। कि एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हम यूज करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम, ठीक है। तो अप टू नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल के मोशन की हमने बात की थी कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, 2D के अंदर, यही हम बात कर रहे थे। तो मोशन ऑफ पार्टिकल अप टू नाउ वी हैव स्टडीड अप टू द 4th यूनिट। एक सिंगल पार्टिकल के मोशन के बारे में हम बात करते थे, ठीक है। और हम इसको कैसे ट्रीट करते थे, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते थे, ठीक है। कि जो पार्टिकल है इसका मास कितना है, पॉइंट मास है, बट प्रैक्टिकली इसका कोई भी साइज नहीं है। देखिए बेटा, कंफ्यूज मत होना, एक पार्टिकल के हम अब तक बात कर रहे थे। वी हैव स्टडीड अबाउट ए सिंगल पार्टिकल एंड इट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लेट अस से 2D, और हमने प्लेन के अंदर एक पार्टिकल के मोशन की बात की थी। मोशन ऑफ ए पार्टिकल वी हैव स्टडीड एंड वी हैव कंसिडर्ड ए सिंगल पार्टिकल एज ए पॉइंट मास, ठीक है। कि उसका मास कितना होता है, एक पॉइंट मास का पार्टिकल है वो, जिसका कोई भी प्रैक्टिकली साइज नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप एक पार्टिकल को डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, पार्टिकल को कैसे डिफाइन करोगे। पार्टिकल भी क्या है, एक्चुअल में तो एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विच हैज ए फाइनाइट मास, देखिए मास तो है, which has a finite mass but whose size and internal structure is not defined. Internal structure is not defined, और हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यू कैन से, या फिर इज इग्नोर्ड। एक पार्टिकल का मतलब समझ आ गया, पार्टिकल की जो हम बात करते हो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एक्चुअली व्हाट डज दैट मीन। तो पार्टिकल मींस एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज ए फाइनाइट मास। देखिए हमने यहाँ पे भी बोला है कि उसका मास कितना है, पॉइंट मास है, तो उसके पास एक फाइनाइट मास तो है, बट शेप एंड साइज और वी कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर इज इग्नोर्ड। हम उसका शेप इग्नोर कर देते हैं, उसका साइज इग्नोर कर देते हैं, और अगर मैं एज ए होल बोलूं तो हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दैट इज नन ऑफ द बिजनेस विद अ स्टडी। हम अपनी फिजिक्स के अंदर एक पार्टिकल के इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये अपनी स्टडी यहाँ तक डिफाइन रखते हैं कि जो पॉइंट पार्टिकल है उसका एक डेफिनेट मास होता है, पॉइंट मास जो हम कंसिडर करते हैं। तो एक पार्टिकल समझ आ गया। अब बात करते हैं सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। देखिए बेटा, अगर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स को हम मिला दें, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स का अगर हम कलेक्शन ले लें तो वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को ही हम क्या कहेंगे, सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो पार्टिकल को स्टडी कर लिया, सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ, अगर मैं जनरली बोलूं, कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स का अगर हम कलेक्शन ले ले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। और देखिए बेटा, ये जो पार्टिकल्स है, सपोज ये एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, इनसाइड दिस बॉडी देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल से ही मिलके इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, जो साइज है, ये इन पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स बेटा म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और आई कैन से पेयर्स में एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरैक्ट विद ईच अदर। इस बॉडी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या करते रहते हैं, म्यूचुअली इंटरैक्ट करते रहते हैं आपस में, ठीक है, इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो सिस्टम का मतलब समझ आ गया, पार्टिकल का मतलब समझ आ गया। अब आते हैं हम इस यूनिट के अंदर। सो सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले हैं, आपका यूनिट का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब ये मोशन किसका कराएंगे हम, बेटा यहाँ पे हम मोशन कराएंगे रिजिड बॉडी का। अब हमें ये समझना है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। देखिए, जब तक आप इन टर्म्स को अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, तो जो आपके पास डेरिवेशंस है, उसमें आप ये तो समझोगे कि हाँ डेरिवेशन हो गई है, लेकिन जो उसका बेस है वही आपको नहीं पता होगा। फिजिक्स के अंदर रिजिड बॉडीज, अब रिजिड बॉडीज क्या होती है, रिजिड से तो समझ आ गया होगा, बॉडीज मतलब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अब हमें ये समझना है कि रिजिड बॉडी से हम क्या समझते हैं। देखिए बेटा, एक रिजिड बॉडी वो बॉडी है दैट हैज ए डेफिनिट साइज, इसका क्या होगा, एक डेफिनेट साइज होगा। देखिए, अभी तक हमने पार्टिकल्स की बात की थी, उसमें सिर्फ यही बात किया था कि दैट पार्टिकल हैज, सिंगल पार्टिकल हैज ए डेफिनेट मास, उसका एक डेफिनेट मास होता है। लेकिन देखिए, रिजिड बॉडीज में हम क्या बात कर रहे हैं कि इनका डेफिनेट साइज होता है एंड डेफिनेट शेप भी होती है। Rigid bodies are those bodies which have definite shape and definite size. These are also known as extended bodies. देखिए, एक एक टर्म को समझते चलिए। These are also known as extended bodies. Extended bodies का मतलब बेटा, extended bodies का मतलब वही that is made up of a large number of particles, उसी को हम बोलते हैं extended bodies, जो कि एक जिसका मास पॉइंट मास ना होके कुछ अदर देन पॉइंट मास होता है, उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज कहते हैं, जो किससे मिलके बनी हुई है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, जिनका एक डेफिनेट शेप है, जिनका डेफिनेट साइज है। सच बॉडीज आर नोन एज रिजिड बॉडीज, ठीक है। और ये भी किससे मिलके बनी हुई है, मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि रिजिड बॉडीज है, इनका मास होगा, ठीक है, अदर देन पॉइंट मास। तो अगर पॉइंट मास से ज्यादा है तो इसका मतलब डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, तो ऑब्वियसली दिस इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। एंड अगेन ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं। अब इन दिस यूनिट, रिजिड बॉडी का मतलब समझ आ गया, रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हिच हैज a definite shape and definite size. These bodies are also known as extended bodies. Why these are known as extended bodies? Because these are made up of लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल से ना मिलके बनी होके दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एक्सटेंडेड। इनका साइज क्या हो गया है, इन पार्टिकल्स ने मिलके एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो रिजिड बॉडीज क्लियर है। तो मैं बता रही थी कि इस यूनिट में वी विल स्टडी द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। मेनली हम किसको स्टडी करेंगे, देखिए, रोटेशनल मोशन, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो, चाहे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का कॉम्बिनेशन हो, हम यहाँ पे सिर्फ किसको स्टडी करने वाले हैं, मोशन को स्टडी करने वाले हैं। सो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर हो रहा है चैप्टर का व्यू कि चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ये जो रिजिड बॉडीज है बेटा, ये कैसे मोशन करेंगी, कैसे मूवमेंट करेंगी, लेकिन ये समझिए जो रिजिड बॉडीज हैं दैट आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स हैं, ये भी मोशन में है, और इंडिविजुअली हर पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन या फिर पार्टिकल का मोशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअली फॉर ऑल द पार्टिकल्स। मैं बोलूं कि ये जो बॉडी है दिस इज मेड अप ऑफ 100 पार्टिकल्स, 100 तो कम हो गया है, 1000 पार्टिकल्स।
क्या हर पार्टिकल का आप अलग से पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, अलग से उसकी वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो, एंड मैं एज ए होल बोलूं तो हर पार्टिकल का क्या आप मोशन डिफाइन कर सकते हो? नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पूरी बॉडी के ही मोशन को हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअली मोशन ना डिफाइन करके हम कंप्लीट बॉडी का ही मोशन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, यहाँ तक क्लियर है। तो अब बात करते हैं सिस्टम में। वैसे तो आपको बता चुकी हूँ कि सिस्टम क्या होता है, फिर एक बार देख लेते हैं। आपको पता है सिस्टम क्या है? एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिस्टम बोल सकते हैं, एक बॉडी बोल सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी खुद क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सिस्टम के अंदर जो कि रिजिड बॉडी भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हर पार्टिकल का लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, देखिए समझिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड वेलोसिटी, और यू कैन से पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंडिविजुअली। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे पार्टिकल्स का मोशन को इंडिविजुअली डिफाइन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। इंडिविजुअली उनके मोशन को डिफाइन करना इज इम्पॉसिबल, हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइस अनदर मेथड, ठीक है। हमें कोई दूसरा मेथड यहाँ पे डिवाइस करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर डिस्क्राइबिंग द ओवरऑल मोशन ऑफ द बॉडी। तो हर पार्टिकल का मोशन ना डिफाइन करके हम कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा मेथड यहाँ पे डिवाइस करेंगे जो कि क्या डिफाइन कर दे, कंप्लीट बॉडी का। तो वी हैव टू devise a method for describing its overall motion of the body। समझ गए अभी क्या किया हमने? भाई हम हर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट यस वी कैन डिवाइस, वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा मेथड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज वी कैन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द ओवरऑल मोशन ऑफ द बॉडी। कि बॉडी के ओवरऑल मोशन को जो डिफाइन कर दे वो हम मेथड यहाँ पे ला सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द मोशन पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, इन ए सिस्टम जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, एंड ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब बेटा ये जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए ये पार्टिकल जो है पेयर्स में फोर्स लगाते हैं, ये पार्टिकल इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। ये इन फोर्स की वजह से ही these forces, these interacting forces between these particles form a well defined system, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं, जो इंटरैक्टिंग फोर्सेस है बिटवीन दीज पार्टिकल्स, उन्हीं की वजह से ये क्या है, एक इसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा सिस्टम। कि सिस्टम क्या है, समझ आ गया? सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। उस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिफाइन द पोजीशन एंड मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी डिवाइस ए मेथड, हम एक ऐसा मेथड फाइंड आउट करते हैं जो कि इस पूरी बॉडी के मोशन को क्या कर दे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अंडर विच वी विल स्टडी द कंप्लीट मोशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो ये पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरैक्टिंग फोर्स लगाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज इंटरैक्टिंग फोर्सेस दिस सिस्टम इज ए वेल डिफाइंड सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। चले आगे मूव ऑन करें बेटा। ओके, नेक्स्ट जो इस टॉपिक में इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। देखो आप बोलोगे मैम आप ये छोटी छोटी चीजें हमें क्यों समझा रहे हो, बट आई हैव टोल्ड यू, आप लोगों ने पेपर भी देखा होगा, मैंने कल जो पेपर बनाया था मैं बिल्कुल रूट तक जाके पेपर बनाती हूँ, ठीक है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू स्टडी माइन्यूट से माइन्यूट चीजें, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस, अब आप सबको पता है
जो ये एक्सटेंडेड बॉडीज है, ठीक है, अब आप इनको चाहे एक्सटेंडेड बॉडीज बोल लो, बेटा ये आप स्क्रीन मत प्रेजेंट करो अदरवाइज मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा, आप इनको एक्सटेंडेड बॉडीज बोलो, ठीक है, आप इनको रिजिड बॉडीज बोलो या आप सिस्टम बोलो, सारी चीजों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। दीज आर ऑल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इतना तो समझ आ गया है। अब ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है बेटा। अब समझना, म्यूचुअल का मतलब आप लोगों ने अभी तक बहुत सुना होगा, म्यूचुअल फोर्सेस, बट म्यूचुअल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर, ठीक है, हमेशा एक पेयर में लगता है म्यूचुअल फोर्सेस। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दो पार्टिकल्स ने मिलकर क्या बना लिया है बेटा, पेयर बना लिया है, ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स का मास है और ये ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्टिंग फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए इन दोनों को कंसिडर कीजिए, ये जो पार्टिकल है ये वाला P1 पार्टिकल, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो P2 पार्टिकल है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ये दोनों फोर्सेस हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, और ये फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंटरनल फोर्सेस है वो ये आपस में लगा तो रहे हैं, लेकिन दीज फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, पेयर्स के अंदर ये फोर्सेस जो इंटरनल फोर्सेस है वो एक्ट करते हैं। पेयर्स का मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं, और ये जो फोर्सेस है इंटरनल फोर्सेस, इनका जो मैग्नीट्यूड, और यू कैन से दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, इक्वल एंड ऑपोजिट है और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यही था इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस लगा, इंटरनल फोर्सेस वी कॉल इंटरनल फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस आर म्यूचुअल फोर्सेस जो पेयर्स के अंदर एक्ट होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस तो आपको सबको ही पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टॉप कराना हो, मूव कराना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी से हम वहां पे क्या कराते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी मतलब वही कि हम बाहर से क्या करते हैं, उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्सेस इन इंटरनल फोर्सेस की तरह नहीं है, इंटरनल फोर्सेस तो पेयर में लग रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब अगर नेट इफेक्ट देखा जाए इन इंटरनल फोर्सेस का इस बॉडी के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट है, दे कैन create movement in a body and they can stop a moving body. तो I hope internal external forces भी आपको clear है। चले आगे, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि हमारे पास जो अभी तक हमें रिजिड बॉडी के मोशन को इस यूनिट में स्टडी करना है, तो रिजिड बॉडीज के मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ मोशन of a rigid body. If we have a rigid body, we have to study the motion of a rigid body. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी हमने देख लिया है क्या होती है, मोशन हमें पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर लिंक्ड विद ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट जो मोशन है एक रिजिड बॉडी जो करती है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन, और यू कैन से प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब एक एक का मीनिंग हम अच्छे से समझेंगे। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड है आपके पास प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, कि जो हमने दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो मोशन पढ़े हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आई एम जस्ट राइटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फॉर ट्रांसलेशनल एंड सेकंड फॉर रोटेशनल। देखिए बेटा इनको वर्ड्स में समझने से पहले हम एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है।
जो आपके पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है उसके लिए देखिए हम ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है। सपोज दिस इज पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2 है यहाँ पे ये, एंड दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये डायग्राम समझिए। रोटेशनल मोशन आपको पता है, एक एक्सिस के अंडर रोटेशन, सपोज ठीक है, ये आपके पास एक्सिस है, सपोज ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास जिसके एक्सिस जिसके अलोंग ये बॉडी रोटेट कर रही है दैट इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक पार्टिकल P1 है जो कि क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है। आप यहाँ से देख सकते हो दिस पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम द, इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप सबको पता है ना, फैन को आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे फैन है वो एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी, ये पार्टिकल P1 है, ये इस जेड एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है। तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने डिस्टेंस पे है, ये r1 डिस्टेंस पे है, और देखिए कुछ ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं जो यहाँ पे है, दिस इज P2 एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये भी देखिए इसका मोशन भी कैसा है, रोटेशनल। तो ये दोनों तो समझ आ गए हैं अभी में। बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या सबको? श्वेता बोल रही है स्क्रीन, सॉरी स्वीटी बोल रही है स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्या सबको स्क्रीन विजिबल नहीं है? है बेटा, आप एक बार स्वीटी, आप एक बार बेटा दोबारा से लॉग आउट करके दोबारा से इन हो जाओ एक बार। थर्ड इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ टू। देखिए कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, ये आपके पास ऐसे हमने एक अगेन एक इंक्लाइन प्लेन लिया है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे देखिए यहाँ पे तो मैंने एक ब्लॉक रखा था, ठीक है, जिसका जो अगर एरिया आप देखो तो लेंथ इनटू ब्रेथ का ब्लॉक था। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर रखा हुआ है, और वो सिलेंडर क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सपोज ये पार्टिकल 4 है, ये पार्टिकल P3 है, ये पार्टिकल P2 है, और दिस इज पार्टिकल P1। तो अब समझते हैं तीनों टाइप के मोशंस को। जो फर्स्ट मोशन है आपके पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इसमें क्या है, आप देखिए एक ब्लॉक है, ये एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है विद द सेम लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी है जिसको आपने एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस बॉडी के जो ये ब्लॉक है, इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स बेटा क्या करेंगे, वो ट्रेवल करेंगे सेम लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ऐसा नहीं है एक पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इज a motion in which all the particles of a body will travel the or will traverse the same distance in a given interval of time, कि सारे के सारे particles क्या करें, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, की फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन में आपकी जो रिजिड बॉडी है, यहाँ पे भी क्या थी, ये रिजिड बॉडी थी, इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स वर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस इन अ यूनिट या इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होगा, रिजिड बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो जब ये रिजिड बॉडी किसी एक्सिस को अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के रोटेट करती है, तो इस बॉडी के भी सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी है देखिए, दिस इज अ बॉडी, और उसके अंदर हम उसके सिर्फ एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल। रोटेशनल मोशन तो तभी होगा कि सर्कल के अंदर वो जो सर्कल है, देखिए अगर जेड एक्सिस को अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हो, तो ये जो बॉडी है ये कौन से प्लेन में रोटेट कर रही है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। समझ आया? एवरी बॉडी
इन ए रोटेशनल मोशन, रोटेट्स इन ए प्लेन, यहाँ पे प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, उस प्लेन में रोटेट कर रही है और किसके परपेंडिकुलर है ये प्लेन, ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके ये प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे सर्कल में मूव करेगी और जो ये सर्कल है वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक जिस भी प्लेन में ये लाई करेगा वो प्लेन परपेंडिकुलर होगा उस बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल है P1 ऑफ द रिजिड बॉडी, ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन ट्रेवल कर रहा है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। और देखिए इस z एक्सिस को अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी भी मोशन के अंदर है, उसके सिर्फ एक पार्टिकल का अगर हम पाथ देखें तो कैसा है, वो रोटेशनल मोशन में है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पे है। और कौन से प्लेन में मूव, इसका मोशन जो है वो कौन से प्लेन में है, इसका मोशन भी xy प्लेन में है और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर है और z एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये चीज समझ आई बेटा सबको कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन z है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन z है तो आपकी बॉडी कौन से प्लेन में मूव कर रही है, अदर देन z, जो भी दो एक्सिस बच गए वही क्या है, बॉडी के रोटेशन का प्लेन है। ठीक है, और ये प्लेन परपेंडिकुलर होगा किसके, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको वो अपना एक्सिस मान के रोटेट कर रही है, उस एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गया बेटा? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। देखिए यहाँ पे तो ये बॉडी क्या कर रही थी, स्लाइड कर रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, स्लाइड करना ऐसे, यहाँ पे ये बॉडी रोटेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी बेटा, ये रोल डाउन करेगी। ठीक है, नीचे की तरफ रोल होके आएगी। ये एक सिलेंडर है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल करता हुआ आ रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये जो मोशन है रिजिड बॉडी का, दिस इज अ रिजिड बॉडी विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे शो किए हैं, जैसे P1 है, P2 है, P3 है, कुछ पार्टिकल्स की पोजीशन शो की है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसका मोशन कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल, मतलब डाउन भी आ रहा है लेकिन कैसे होते हुए आ रहा है, रोटेट होते हुए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कहेंगे, जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है कि लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, और रोटेशनल मोशन भी है कि यहाँ पे कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमने एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी सबकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, सेम, लेकिन यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर इनकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। और एंगुलर वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करते हो, ओमेगा से डिनोट करते हो। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं पर्टिकुलर मोशन में, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। देखिए मान लो ये बॉडी यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुंच गई तो कितना एंगल बना रही है, फिर वो यहाँ पहुंच गई तो कितना एंगल है ये वाला, फिर वो यहाँ पहुंच गई तो ये एंगल, तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन के अंदर हम लीनियर वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। लीनियर वेलोसिटी को आप डिनोट कर दो बाय द लेटर v, एंगुलर वेलोसिटी को यू विल डिनोट बाय द लेटर w। और ये w जो है, यहाँ से देखिए इस एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन एज r ओमेगा। ठीक है बेटा, इस w को हम w नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रही थी, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन एज r ओमेगा। r तो क्या है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर रेडियस भी बोल सकते हो, जितने रेडियस में वो क्या कर रही हैं, अपना मूवमेंट कर रही हैं, एक मोशन, रोटेशनल मोशन कंप्लीट कर रही हैं। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कैन बी डिफरेंट, बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल विल रिमेन सेम। और यहाँ पे पार्टिकल कैसा है, रोटेशनल मोशन के अंदर भी है और ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर भी है। क्लियर है बेटा? आगे चले, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमें स्टडी करना है और जिसके ऊपर आज हम एक डेरिवेशन भी करेंगे। तो
फटाफट चलते हैं। एंड टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास देखिए, अगर समझेंगे तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास अगर मैं आपको एक डेफिनेशन में बता दूं तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बेटा, वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, बॉडी का सारा मास क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है। सपोज इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे कुछ ऐसे, और हर पार्टिकल का अपना एक पॉइंट मास भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जो है, एक सिंगल पार्टिकल के मास को हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। तो देखिए, अगर ये सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बॉडी के अंदर, इसका मतलब सारा उनका मास जो उनके साथ अटैच है वो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन सेंटर ऑफ मास समझिए, अब इसका मतलब क्या है, हम इस बॉडी के लिए एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। हम एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करते हैं जहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि बॉडी का सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि सारा मास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सारा का सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कि सारे के सारे मास की अगर मेजोरिटी देखें तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे हम ये मान लेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ द all the particles of this body is concentrated। ये सिर्फ एक imaginary point है, ठीक है, there is no such a point, this is an imaginary point। और मैथमेटिक्स के टर्म में ये पॉइंट हम एक सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज के मोशन हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी हो जाए, तो ये सिर्फ हम एक पॉइंट क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। देयर इज नो सच अ पॉइंट वहां पे कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हो, कैसे हो सकता है। देखिए, आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, अभी मैं बताऊंगी आगे ये डेरिवेशन करने के बाद। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे स्फीयर है, ठीक है, आपके पास कोन हो गया है, सर्कल है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसी की तरह हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है ये, ठीक है, रिंग बोल रही हूँ बेटा मैं, रिंग जो आप हाथ में जो डालते हो ना, कुछ उस टाइप की यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, सेंटर के ऊपर। लेकिन देखिए, सेंटर के ऊपर कोई मास है क्या, वो तो होलो है, ठीक है, होलो है, वो वहां पे मास नहीं लाई कर रहा है, लेकिन स्टिल हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बेटा, दैट इमेजिनरी पॉइंट, एक्चुअली यू मस्ट यूज द वर्ड imaginary in front of the point। So center of mass is an imaginary point where we consider the complete mass of the body is concentrated, जहाँ पे हम वहां से उस पॉइंट को हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो अपनी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास हम वो पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि सारा का सारा मास, ऑल द मास ऑफ दिस बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। क्लियर है बेटा, सेंटर ऑफ मास ही अब हम निकालेंगे। एंड जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का अगर ये, तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म रिंग है, कुछ तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है, जो हम लर्न कर लेते हैं। लेकिन सपोज मैं आपको कोई भी शेप दे दूं, ये मैंने आपको शेप दे दी, आई सेड कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास को COM से लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। ये एक सिस्टम है, यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, you will calculate the position of center of mass using, इनको बोलते हैं न्यूटोनियन टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटोनियन टाइप ऑफ इक्वेशंस मोशन के लिए कुछ गिवन है, उनका यूज करते हुए हम किसी भी सिस्टम के लिए क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली वो पॉइंट जहां पे all the mass of the body is concentrated, but actually this is just for the calculation। देखिए, होलो रिंग है, सेंटर पे है सेंटर ऑफ मास, लेकिन यहाँ पे लाई ही नहीं कर रहा है, तो दिस इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। क्लियर है बेटा सेंटर ऑफ मास, क्लियर है, ओके। अब देखिए,
हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक डेरिवेशन है आपके पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? कि एक सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। समझ गए? तो ऐसे सिस्टम का हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। मतलब देखिए, ये एक बॉडी है जिसके अंदर दो ही पार्टिकल्स हैं, दिस इज पार्टिकल P1 एंड दिस इज पार्टिकल P2। अब P1 पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो इसका मास भी यहाँ ही लाई कर रहा होगा, और P2 पार्टिकल इज हियर तो इसका मास भी ऑब्वियसली इसके साथ ही अटैच है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम का दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स, अगर वो पॉइंट निकाले जहाँ पे इन दोनों पार्टिकल्स का जो मास है वो क्या कर रहा हो? कंसंट्रेट कर रहा हो, ठीक है, जहाँ पे, तो इस सिस्टम का दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? बात आगे समझ में क्या कर रहे हैं? हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं एक सिस्टम का दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। देखिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ यहाँ पे इमेजिन करेंगे। देखिए सीखते चले जाइए, और ये 12th में बहुत काम आने वाला है आपको। आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन कर लिया XYZ, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने दो पार्टिकल्स इमेजिन किए, एक पार्टिकल जिसका मास है m1 एंड दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2। और बेटा ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दोनों क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। m1 है वो A के ऊपर लाई कर रहा है, और जो m2 है वो B के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। मान लेते हैं इस XY प्लेन के अंदर, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। सपोज दिस इज पार्टिकल A एंड दिस इज पार्टिकल B। अब बेटा इस पार्टिकल A की पोजीशन को अगर हमें डिफाइन करना हो, कहां से? ओरिजिन से, तो हम क्या करेंगे? इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, एंड द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, whose mass is m1 which is placed at A is defined by a position vector r1। तो r1 यहाँ पे क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है जो क्या डिफाइन कर रहा है? जो डिफाइन कर रहा है इस पार्टिकल की पोजीशन जो A पे रखा हुआ है, जिसका मास कितना है? m1 है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, की ओरिजिन से ये कितनी पोजीशन पे है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है। तो इट्स पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज डिफाइंड बाय पोजीशन वेक्टर r1। क्लियर है ये? ऐसे ही the position of the particle which is lying at position B is defined by another position vector r2। समझ आ गया? r1 और r2 यहाँ पे क्या है? r1 और r2 यहाँ पे पोजीशंस वेक्टर हैं, जो पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल और इस सेकंड पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। कहां से? सेंटर, सॉरी नॉट फ्रॉम द सेंटर, ओरिजिन। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपके पास OA क्या हो गया? r1 एंड OB है आपके पास क्या? r2। अब बेटा मान लेते हैं ये m1 है, यहाँ पे m2 है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं बाय ए डॉटेड लाइन। ये इन दोनों पार्टिकल्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। इस लाइन के ऊपर बेटा हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट C। ये पॉइंट C है, जहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि दिस पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। देखिए फिर से बात को समझिए, हमने इन दोनों पार्टिकल्स को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया बाय ए लाइन, ठीक है, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। और इस लाइन के ऊपर बेटा हमने क्या किया? एक थर्ड पॉइंट इन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, एक थर्ड पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट C, जिसको हम ये मान रहे हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम व्हिच इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। तो C को हमने क्या मान लिया है? सेंटर ऑफ मास मान लिया है, इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अगर आपने C को सेंटर ऑफ मास माना है तो ये भी एक पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो इसकी भी पोजीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको हम क्या करते हैं? ओरिजिन से हमने ज्वाइन कर दिया है, एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इसका मतलब आपके पास OC भी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है which is giving you the position of center of mass।
समझ आया? ये r क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है जो कि सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। कहां से? ओरिजिन से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ये सिस्टम हमने कैसे बनाया? देखिए आप बुक्स ओपन करेंगे तो सब कुछ लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक एक चीज समझ के जाएंगे तो स्टडी करने में इजी होगा। आगे मूव ऑन करें बेटा, चले। अब देखिए ये जो M1 पार्टिकल है, देखिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। जो M1 पार्टिकल है इसके ऊपर सपोज एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, और ये M2 पार्टिकल है, इसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F2। यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, F1 and F2 are the external forces which are applied on particle of mass M1 and M2। अब हमें कैलकुलेट करना है, अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है पोजीशन वेक्टर R ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास R को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो टू इवेल्युएट R को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब मान लेते हैं जो V1 है एंड V2, आपको पता है वेलोसिटी कैसा वेक्टर होता है, एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स M1 एंड M2, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट t। किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर, मतलब t यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 2 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 7 सेकंड हो सकता है, तो किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर जो M1 मास है और M2 मास है उनकी वेलोसिटी V1 और V2 गिवन है। तो आपको पता है बेटा V1 को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ आप लिख सकते हो d/dt ऑफ R1, ठीक है। आपके पास एक्चुअल देखा जाए तो R1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है इस पार्टिकल की, कहां से, ओरिजिन से। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज को हमने किससे लिखा, d/dt से, और किसका रेट ऑफ चेंज, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट R1 लिख सकते हो। ऐसे ही आपके पास V2 जो है, अगर नहीं समझ आए तो बता देना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, d/dt ऑफ R2 लिख सकते हैं बेटा। वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट R1 एंड इसके डिस्प्लेसमेंट इज R2 फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने इसका क्या कर दिया, d/dt, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन भी कर दिया है हमने किसका, डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर दिया हमने किसका, R2 का, ठीक है। इनको एज इट इज रहने दीजिए, इनको हम बाद में यूज करेंगे। अब देखो हमने F1 क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया M1 के ऊपर, और F2 आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, M2 के ऊपर। अब देखिए बेटा ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम के अंदर है, तो सिस्टम के अंदर है तो ये म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी तो लगा रहे हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो देखिए जो M1 है वो M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और M2 है वो M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि F12 एक फोर्स है और F21 एक फोर्स है। ये कौन सा है, ये है फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन का मतलब M1, फोर्स ऑन वन बाय 2। देखिए दोबारा से बता रही हूँ, फोर्स ऑन वन मतलब फोर्स ऑन M1 बाय M2, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1, ये 2 और 1 का मतलब समझ गए ना, M1 और M2, फोर्स ऑन मास 2 बाय 1। तो देखिए ये M1 जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 1 वो इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों ही फोर्सेस कैन आई से इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ये तो मैंने देखो बताया ही था आपको कि जो ये इंटरनल फोर्सेस है बेटा, ये क्या होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो कैन आई राइट फोर्स 1 2 इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ फोर्स 2 1। क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ से ये कि ये दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। देयरफॉर फोर्स ऑन मास M1 बाय मास M2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन मास M2 बाय 1। ये सबको समझ आया, ये मैंने कैसे किया? अगर समझ आया है तो आगे चलते हैं। सबको क्लियर है बेटा? ओके अब देखिए
आपको पता है किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। तो अगर हम यहाँ से मान ले कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1 वो कितना होगा, उसको हम डिनोट करेंगे p1 से, और वो क्या होता है m1 v1। ये क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? अब देखो, आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a particle is equal to the total force acting on the particle। लीनियर मोमेंटम का अगर लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज करना पड़ेगा, मतलब d by dt करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, थोड़ा सा डेरिवेशन जो है वो लेंथी है लेकिन समझ जाइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब d by dt ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सेकंड पार्टिकल, यही लिखोगे। और आपके पास लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये इक्वल है किसके ऊपर? जो पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है। तो हम m1 पार्टिकल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो m1 पार्टिकल के ऊपर एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1, एक इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन 1/2। ये सेकंड वाला मास m2 भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन मास m1/2। ये चीज क्लियर है? हमने कैसे लिखा? क्लियर है ना बेटा? इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो P1 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? m1 v1 से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? d by dt ऑफ दिस इज m1 v1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा F1 प्लस F12। क्लियर है? सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं कि सेकेंड पार्टिकल के लिए भी जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा, और सेम इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से d by dt ऑफ सेकेंड पार्टिकल का मास m2, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी v2, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? F2, और सेकेंड पार्टिकल के ऊपर ये m1 मास कितना लगा रहा है? फोर्स ऑन मास m2 बाय मास m1। ये हम लिख सकते हैं। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो क्या होगा? देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा d by dt ऑफ m1 v1। देखिए v1 के ऊपर वेक्टर आएगा, ठीक है, मैं लगाना भूल जाती हूँ, आप याद रखिए। d by dt ऑफ m2 v2, ठीक है। और ये इक्वल होगा किसके बेटा? ये सारे फोर्सेस F1 प्लस F12 प्लस F2, सारे ही फोर्सेस है तो सबके ऊपर वेक्टर आएगा F21। अब देखिए, आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था फोर्स ऑन पार्टिकल 1/2 इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 21। तो कहीं पे भी आपके पास जहां F12 है उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? F21, लेकिन माइनस का। तो जब आप इसकी जगह रिप्लेस करोगे, क्या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ F21। तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा एंड दिस इज F21। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे F1 प्लस F2 और इस F1 प्लस F2 को कहना है राइट स्मॉल f, ठीक है। कि इस सिस्टम के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स पे कितना लग रहा था? F1 और F2, लेकिन मैं ये बोलूं कि कंप्लीट सिस्टम के ऊपर जो कि दो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? तो वो टोटल फोर्स F लग रहा है जो कि इक्वल है F1 और F2 के। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चले, काफी लेंथी हो गया है ना? आई नो बेटा, ये यूनिट थोड़ी सी है ही ऐसी। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। अब देखिए, इस इक्वेशन से आप क्या कॉमन ले सकते हो? इस इक्वेशन से आप कॉमन ले सकते हो d by dt। तो ये आपने कॉमन ले लिया d by dt, ठीक है। दिस इज m1। v1 को रिप्लेस कर सकते हो। v1 को हमने क्या लिखा था? v1 को अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था d by dt ऑफ r1, याद है ना? तो हम यहाँ से लिख देंगे d by dt ऑफ r1।
क्लियर है बेटा? इसी तरीके से इस इक्वेशन में से भी यू हैव टेकन आउट डी बाई डी टी कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विद m2 और v2 को आप रिप्लेस कर दोगे किससे? v2 को हमने लिखा था d बाई डी टी ऑफ r2, ठीक है, तो ये आप इसको रिप्लेस कर दोगे d बाई डी टी ऑफ r2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। और ये याद रखना किसके इक्वल चल रहा है? f के इक्वल चल रहा है। ये तो आप राइट हैंड साइड लिख रहे हो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो, राइट हैंड साइड क्या है? f, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो, यहाँ से d बाई डी टी है, ये d बाई डी टी आपने कॉमन ले रखा है, यहाँ से भी आप क्या कीजिए, d बाई डी टी कॉमन ले लीजिए अंदर वाले इक्वेशन में। यहाँ पे भी d बाई डी टी है, यहाँ पे भी d बाई डी टी है, d बाई डी टी को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या बचा? m1 r1 और आपके पास क्या बचा? m2 r2। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बेटा सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये भी d है, ये भी d है, ये क्या बन जाएगा? d स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। और ये देखिए ये d है, ये d है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? dt स्क्वायर। t और t मतलब d बाय डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। d बाय डी टी का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, और ये d स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। अंदर क्या बच गया आपके पास? ये आपके पास रह गया m1 r1 प्लस m2 r2 एंड दिस इज इक्वल टू f। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करते चलेंगे तो एक दो बार इस इक्वेशन को लिख के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो बस अब तो हो गई है इक्वेशन खत्म, बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में खत्म हो रही है। ओके, अब देखिए यहाँ तक आ गए हो आप। अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को याद रखिए, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे? m1 प्लस m2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और m1 प्लस m2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये समझ आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया? m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया और m1 प्लस m2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस इतने पार्ट को समझिए, इस इतने पार्ट को मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, जब आप इसमें m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, इन दैट केस दिस इक्वेशन वुड बिकम m1 प्लस m2, ठीक है, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ r एंड दिस इज इक्वल टू f। बात समझ आई? क्या किया? m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया था, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है, इस कंप्लीट चीज को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? r। r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, कि ये सारा का सारा क्या है? सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है r, दैट इज गिवन बाय m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बेटा? हमने क्या किया? और ये किसके इक्वल है? वो इक्वल है जो कि कंप्लीट फोर्स इस टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जितना कंप्लीट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है उसके इक्वल। कोई प्रॉब्लम यहाँ से? बस तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सेंटर ऑफ मास से तो निकालना था। अब हम यहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास मिल गया है, किसका? सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो कि पोजीशन बता रहा है। तो एक्चुअल में हमें ये एक तरह से क्या मिल गया है? सेंटर ऑफ मास ही मिल गया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रहा है, क्योंकि कहाँ लाई कर रहा है? इन दोनों पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो उस जो लाइन है उसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है जिसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से हमने r को निकाल लिया है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम m1 एंड m2, ठीक है, which is given mathematically by this। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m1 plus m2 into r and this is equal to m1 plus m1 r1 plus m2 r2। ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो यही आपको निकालना था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, ये एक्चुअल में क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, ठीक है, टोटल
मास ऑफ द सिस्टम एंड पोजीशन वेक्टर। देखिए ये मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस जो दूसरा मास है आपके पास m2, उसका पोजीशन वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम। दैट इज अगर ये निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सेंटर ऑफ मास। आज के चैप्टर में बेटा इतना ही, लेक्चर में इतना ही स्टडी करेंगे। आर हमने निकाल लिया है, सेंटर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है। कल इससे रिलेटेड जो डिफरेंट केसेस होंगे